कहानी है स्टोन मैन की, जो एक सीरियल किलर है। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने लगभग 4 साल तक हिंदुस्तान के 2 बड़े शहरों के नाक में दम कर दिया था। उन शहरों में एक एक करके लोगों का कत्ल होता जा रहा था, मगर पुलिस उन कत्लों को रोकना तो दूर, उन कत्लों का पैटर्न समझने में भी बड़ा देर कर देती है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शबीना नसीम। कहानी पूरी जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बात है 1985 की। साल अब ख़त्म ही होने वाला था कि साल के आखिरी महीनों में मुंबई पुलिस को साइन इलाके के एक फुटपाथ पर एक लाश मिलती है। जब पुलिस को वो लाश मिली तो लाश की हालत बहुत बुरी थी। उस लाश का जो सर था वो बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था और उस सर के अलावा पूरे शरीर पे और कहीं जख्म के निशान नहीं थे। पर उसका जो सर था वो इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसका सर किसी बहुत ही भारी और वजनी पत्थर से कुचला गया है। उसके बाद पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उसकी मौत रात को 2 से 4 बजे के बीच हुई है और जब वो बहुत गहरी नींद में था तब उस पर किसी भारी पत्थर से हमला किया गया था। फिर साइन पुलिस थोड़ी बहुत जांच करती है और इंतज़ार करती है कि कोई लाश की शिनाख्त करने आए या कोई उससे जानने वाला आए, पर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और कोई नहीं आता। तो साइन पुलिस लाश का अंतिम संस्कार कर देती है और धीरे धीरे केस की छानबीन ठंडी पड़ जाती है। कुछ महीनों की खामोशी के बाद पुलिस को उसी साइन इलाके में एक दूसरी लाश मिलती है। वो लाश भी फुटपाथ पे मिली और उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो बहुत गरीब है। उसका सिर भी बहुत ही बुरी तरह से कुचला गया था। उस टाइम पुलिस ये भूल चुकी थी कि ठीक वैसे ही लाश उन्हें कुछ महीने पहले भी मिली थी और दोनों का आपस में कनेक्शन भी हो सकता है। पुलिस कोई कड़ी नहीं जोड़ती और कुछ दिनों के बाद बात इधर उधर हो जाती है और थोड़ी दिन की तफ्तीश के बाद ये केस भी ठंडा पड़ जाता है। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं। उसके बाद पुलिस को मुंबई के किंग सर्कल नाम के इलाके से एक तीसरी लाश मिलती है। किंग सर्कल एरिया माटुंगा पुलिस थाने के अंदर आता है, तो माटुंगा पुलिस वहां पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। उस लाश की भी वही हालत, फुटपाथ पर पड़ा एक गरीब आदमी जिसका सिर भी बुरी तरह से कुचला हुआ है। तो जब साइन के इलाके में मिली एक ही जगह पे 2 लाशों में पुलिस कोई कड़ी नहीं जोड़ पा रही, तो ये तो दूसरा इलाका था। तो इस केस का भी वही हाल हुआ जो पिछले 2 केसों का हुआ था और पुलिस जल्द ही सारी बातें भूल गई। उसके कुछ महीने बाद फुटपाथ से एक चौथी लाश मिलती है। फिर कुछ महीने खामोशी के बाद 5वीं और फिर 6वीं। जब 6ठी लाश मिली तब जाके पुलिस का माथा ठनका। अब तक जो 6 लाशें मिली थीं वो सभी लाशों या तो साइन से या फिर किंग सर्कल माटुंगा से मिली थी। माटुंगा के एक ऑफिसर को लगा कि इन सभी के मर्डर का मोडस ऑपरेंडी एक ही है। उसके बाद जब उन्होंने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि साइन इलाके से भी फुटपाथ से इस तरह के कुछ लाशें बरामद की गई थीं और तब जाके पुलिस ने सभी कड़ियाँ जोड़नी शुरू की तो पता चला ये एक सीरियल किलिंग का मामला है। और अब तक जितनी भी लाशें मिली थीं सभी में बहुत सी चीज़ें कॉमन थी, जैसे कि सारे लोग फुटपाथ पर सोने वाले, बेहद गरीब, कचरा बीनने वाले, मजदूरी करने वाले, नशेड़ी या भिखारी थे। दूसरा कि किसी का भी कोई आगे पीछे नहीं था, ना परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई ऐसा जानने वाला जो उन लाशों की शिनाख्त कर सके। तीसरा कि सभी के सर को पत्थर से कुचला गया था और वो भी कोई मामूली पत्थर से नहीं बल्कि किसी भारी भरकम पत्थर से। और चौथा कि सभी की मौत रात के लगभग 2 से 5 बजे के बीच हुई थी और सभी के ऊपर सोते वक्त ही हमला किया गया था। इन लाशों की बरामद करने के दौरान पुलिस को लाश के पास एक पत्थर भी मिलता है जिस पे खून लगा हुआ था और जब उस पत्थर की जांच की गई तो वो पत्थर 30 किलो का निकला। इन सब बातों से पुलिस के सामने एक बात उभर के आई कि अगर कातिल एक इंसान है तो वो एक जवान हट्टा कट्टा है, क्योंकि 30 किलो का वजनी पत्थर उठाकर किसी पर हमला करना किसी उम्र दराज या शरीर से कमज़ोर इंसान का काम नहीं हो सकता है। पर एक सवाल और था कि क्या इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पर सभी केस की फाइल पढ़ने के बाद ये बात तो साफ थी कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला था और इन सभी मौतों की जिम्मेदार कोई एक इंसान था या फिर कोई एक ग्रुप है। और जब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आईं तो लोगों को आगाह किया गया, उन्हें चेताया गया, खासकर उन लोगों को जो फुटपाथ पर सोते थे। इसी बीच मुंबई पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आई। दरअसल एक आदमी जो वेटर का काम करता था और फुटपाथ पर ही सोता था, वो ऐसे ही एक हमले में जिंदा बच गया।
जब उस पर हमला होने वाला था तो अचानक उसकी आंख खुल गई, जिसकी वजह से उसे मामूली चोटें आईं, पर उसकी जान बच गई। अब मुंबई पुलिस को लगा कि शायद अब उस सीरियल किलर तक पहुंचने में मदद मिलेगी, पर जब पुलिस उसका बयान लेने पहुंची तो पता चला कि उसने उसका चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि जहां वो सोया हुआ था वहां काफ़ी अंधेरा था, जिसकी वजह से उसको वो पहचान नहीं पाया। मुंबई पुलिस के चेहरे पे जो एक चमक आई थी थोड़ी देर के लिए, वो अब फिर से मायूसी में बदल गई। पर पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और रात को अपने पेट्रोलिंग को और बढ़ा दिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर कुछ ही दिनों के बाद 7वीं लाश भी सामने आ गई, और ऐसा करते करते 1985 से 1988 आ गया, और 3 सालों के अंदर मुंबई पुलिस फुटपाथ से अब तक 12 लाशें बटोर चुकी थी। कभी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, जिसकी वजह से मरने वाले की कभी शिनाख्त भी नहीं हो पाई, और सर कुचलने की वजह से उनका चेहरा भी कभी सामने नहीं आया। तो पुलिस के पास एक परेशानी ये भी थी, हालांकि पुलिस ने लाश की बाकी चीज़ों जैसे कि कपड़े वगैरह से अब उस लाश की पहचान करने की कोशिश की, पर उसमें भी उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। इससे पता चलता है कि उस सीरियल किलर ने कोई भी हत्या करने से पहले अपने तरफ से पूरे इलाके जिसे मारना है और उस इलाके की पूरी अच्छी तरह से रेकी की, उसकी छानबीन की, जिसकी वजह से वो कभी पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ा और एक एक करके उसने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मौत के आंकड़े पे हमेशा एक सवाल बना रहा। कई जानकारों का मानना है कि इस सीरियल किलर ने करीब 26 लोगों की जान ली थी, पर मुंबई पुलिस के हिसाब से उसने 12 लोगों की ही जान ली थी। कई लाशों की तो FIR दर्ज ही नहीं की गई थी ताकि लोग पैनिक ना हो, पर इसके बावजूद लोगों में इतना डर हो गया था कि वो रात को घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था उन्होंने। पर बेचारा गरीब आदमी जो भीख मांगकर, कचरा बीनकर, मजदूरी करके अपना पेट पालता था, जिसका अपना कोई ठिकाना ही नहीं था, वो कहाँ जाए। उसे न चाहते हुए भी उसी फुटपाथ पर डर के साए में सोना पड़ता था। मुंबई पुलिस ने बहुत कोशिश की उस सीरियल किलर को पकड़ने की। बहुत सारे लोगों को उठाया भी गया, उनका रिमांड भी किया गया, लेकिन उस कातिल के बारे में अब तक कोई क्लू नहीं मिल पाया। ना ही कोई नाम सामने आया और ना ही कोई चेहरा। मगर 1988 के लास्ट में जब उन्हें 12वीं लाश मिली, उसके बाद अचानक से ये सिलसिला रुक गया। पिछले 3 सालों में जो 2-4 महीनों में लाश मिल रही थी, वो चीज़ अब रुक गई थी, और करीब 7-8 महीने हो गए थे ऐसा कुछ हादसा हुए। उसके बाद मुंबई पुलिस ने भी चैन का सांस लिया, मगर अपनी तफ्तीश को जारी रखा। अब 6-7 महीने बीत गए थे बिना किसी हादसे के, और जून 1989 आ गया। अचानक ही कोलकाता के बहुत ही मशहूर हावड़ा ब्रिज से एक खबर आती है। दरअसल कोलकाता पुलिस को एक लाश मिलती है, जिसका सिर एक बहुत ही भारी पत्थर से कुचला गया था, और लाश जो थी वो सेंट्रल कोलकाता से मिली थी। लेकिन उस वक्त कोलकाता कलकत्ता था। हावड़ा ब्रिज के पास से, जहाँ फुटपाथ पे बहुत सारे गरीब, भिखारी और जिनका कोई ठिकाना नहीं, वो लोग सोते हैं। कोलकाता पुलिस को लगा कि शायद ये कोई आपसी दुश्मनी का मामला होगा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। पुलिस थोड़ी बहुत छानबीन करती है कि कुछ ही महीनों के बाद फुटपाथ से एक लाश और मिलती है, और फिर तीसरी लाश भी मिल जाती है, और तीनों लाशों की हालत एक जैसी, सभी के सर पर पत्थर से कुचले हुए। और क्योंकि मुंबई में जो हादसे हुए थे उसकी खबर पूरे देश में फैल चुकी थी, और कोलकाता पुलिस को भी उसकी जानकारी थी, इसकी वजह से वो फ़ौरन अलर्ट हो जाती है। तो कोलकाता के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर छाप दिया, और तब जाकर पहली बार इस कातिल को एक नाम का जन्म हुआ, स्टोन मैन। हालांकि ये उसका ऑफिशियल नाम नहीं था, पर पूरे देश में अब उस गुमनाम कातिल को हर कोई स्टोन मैन के नाम से ही जानने लगा, और आज भी उसे इस नाम से जाना जाता है। जब ये खबरें मीडिया में आई तो पुलिस ने अपनी मैन पावर को और बढ़ा दिया, मगर इतनी चौकसी के बाद भी कुछ ही दिनों बाद एक चौथी लाश और मिलती है, और फिर 5वीं, और ऐसा करते सिर्फ 6-7 महीने में ही कोलकाता पुलिस के सामने ऐसी 13 लाशें मिली। मतलब कि जब मुंबई में जो सिलसिला 1988 के लास्ट में ख़त्म हुआ, वो सिलसिला 7-8 महीने बाद जून 1989 में कोलकाता में फिर से शुरू हो चुका था। मुंबई पुलिस को 3 साल के अंदर 12 लाशें मिली थीं, लेकिन कोलकाता पुलिस को सिर्फ 7 महीने में ही 13 लाशें मिल चुकी थीं, और सभी 13 लाशों की कहानी एक जैसी ही थी। सब कुछ मुंबई जैसा ही था। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। स्टोन मैन को पकड़ने के लिए हर फुटपाथ पर नज़र रखी जाने लगी, लोगों को आगाह किया गया, लोगों को ग्रुप में सोने के लिए कहा गया, अंधेरे में और अकेले सोने से मना किया गया।
हर उस शख्स को उठाया गया जिस पे ज़रा सा भी शक हुआ, उनसे पूछताछ की गई, रिमांड लिया गया, मगर किसी से भी कोई सबूत नहीं मिला। पर इस सर्च ऑपरेशन से ये फ़ायदा हुआ कि जो मौत का आंकड़ा पिछले लगभग 6 महीने से बढ़ता ही जा रहा था, वो अचानक से रुक गया और उन 13 लाशों के बाद कोलकाता पुलिस को और कोई लाश नहीं मिली। तो ये एक अच्छी खबर थी कोलकाता पुलिस के लिए। हो सकता है कि इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जितने लोगों को पकड़ा था वो कातिल उनमें से ही कोई एक हो, मगर कोई सबूत न मिलने की वजह से उन लोगों को छोड़ दिया गया। या हो सकता है सर्च ऑपरेशन के डर से स्टोनमैन ने कोलकाता ही छोड़ दिया हो, मगर पुलिस को कभी कोई क्लू नहीं मिला। हैरानी की बात तो ये है कि इतने सारे कत्लों के बावजूद किसी ने उसको कभी देखा ही नहीं, ना उसको आते हुए ना जाते हुए। इसके बाद दोनों शहरों की पुलिस ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद अचानक 26 साल बाद 2016 में असम के गुवाहाटी से खबर आती है कि स्टोनमैन इज़ बैक, और वहाँ भी ऐसे 3 कत्ल होते हैं। लेकिन यह गिनती सिर्फ 3 तक ही रुक गई, पर इसकी वजह से वहाँ के लोगों में भी बहुत दहशत फैल जाती है। मगर गुवाहाटी पुलिस को भी स्टोनमैन के खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। ये स्टोनमैन कौन था? स्टोनमैन कौन है? क्या वो आज भी है? क्या इन सभी शहरों का स्टोनमैन एक ही है? इन सभी सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, ना मुंबई पुलिस के पास, ना कोलकाता और ना ही गुवाहाटी पुलिस के पास। कई एक्सपर्ट से बात करके उस किलर की दिमागी हालत जानने की कोशिश की और सब बातों का निचोड़ ये निकला कि एक साइको किलर है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो सारे कत्ल करता था। उन कत्लों को करने का कोई मकसद, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस खून करने से उसे सुकून और एक तरीके की खुशी मिलती थी। या फिर उसे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों से नफरत थी, या उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो ये हत्याएं करता था। उसने कभी भी ग्रुप में सोने वालों पर हमला नहीं किया और हमेशा उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जो अंधेरे में सोए हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये तक पता नहीं चला कि जिसने मुंबई में इन कत्लों को अंजाम दिया था, क्या वही कातिल बाद में कोलकाता पहुंचा और सारी वारदातें की, या फिर कोलकाता और गुवाहाटी वाला कातिल अलग अलग इंसान थे और आज भी ये केस अनसुलझा है। तो ये थी स्टोनमैन की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।